नमस्कार दोस्तों, UPSSC लेक्चर्स ऑनलाइन में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी ईमेल आईडी है upssclecturesonline@gmail.com। तो भैया आप लोगों की अगर कोई क्वेरीज हैं तो आप इस आईडी पे हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं या फिर आप कमेंट के माध्यम से हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज का वीडियो केवल 10 प्रश्नों का है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप चाहे यूपी पुलिस के SI ASI की तैयारी करते हो या फिर UPPSC प्री की या फिर आप UPPSC के RO ARO की या फिर आप UPSSC पेट की तैयारी करते हो, तो उन सभी में ये जो मैं आज सामान्य अध्ययन के 10 प्रश्न कराने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ध्यान से देखिएगा और हो सके तो पेन और पेपर का इस्तेमाल करिएगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताऊंगा उनको आप नोट कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ध्यान दीजिएगा, पूछा गया है कर्क रेखा नहीं गुजरती। ऑप्शन दे रखा है मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और राजस्थान। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं आप लोगों को पता ही होगा। जिनको नहीं पता वो लोग नोट कर लेंगे, मैं लिख देता हूँ। पहला तो आपका हो गया गुजरात हो गया, MP हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, है ना, झारखंड, त्रिपुरा। 4 राज्य हो गए। 4 और बता देता हूँ, आपका राजस्थान है, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल हो गया आपका, और इसके अलावा आपका मिजोरम हो गया। ठीक है, ये आपके 8 राज्य हो गए। अब इनमें आपका कौन सा ऑप्शन में नहीं है? मणिपुर यहाँ पे जो दे रखा है ये जो है इनमें शामिल नहीं है। तो मणिपुर से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न है। पूछा गया है कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? ऑप्शन दे रखा है तिस्ता और दिहांग, सिंध और सतलज, सतलज और काली और तिस्ता। ठीक है, तो कुमायूं हिमालय जो है निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसका जो सही जवाब है वो आपका है ऑप्शन नंबर सी। सतलज और काली नदी के बीच जो है आपका कुमायूं हिमालय स्थित है। और रही बात त्रिस्ता और दिहांग की, तो त्रिस्ता और दिहांग की अगर हम लोग बात कर लें तो यहाँ पे जो है असम हिमालय स्थित है। कौन सा? असम हिमालय। और जो सिंध और सतलज है यहाँ पे आपका कौन सा स्थित है? यहाँ पे आपका पंजाब हिमालय स्थित है। पंजाब हिमालय हो गया। पंजाब हिमालय को जो है कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय के नाम से 2 भागों में भी बांटा गया है। ये लोग आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो आपका लास्ट ऑप्शन है काली और तिस्ता जो है नेपाल हिमालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेपाल हिमालय की पर्वत श्रृंखला को जो है ये 4 क्षैतिज भागों में बांटा गया है। ये चारों आपके सामने हैं और किन किन नदियों के बीच स्थित हैं वो भी आपके सामने हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। पूछा गया है भीमा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? भीमा नदी के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। भीमा नदी को जो है चंद्रभंगा नदी भी कहा जाता है। आप लोग नोट कर लीजिएगा, कौन सा? चंद्रभंगा। ठीक है, चंद्रभागा। ठीक है, चंद्रभागा। भीमा को जो है चंद्रभागा नदी भी कहा जाता है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो आपकी जो है सीना है और नीरा है। चंद्रभागा नदी, इसकी सहायक नदी जो है सीना और नीरा है। अब इसमें पूछा क्या गया है, भीमा नदी किसकी सहायक नदी है? ठीक है, ऑप्शन दे रखा है गोदावरी, कावेरी, महानदी और कृष्णा नदी। तो मैं आपको बता दूं इसका जो ऑप्शन नंबर डी है कृष्णा नदी, इसकी सहायक नदी जो है 2 सहायक नदियां हैं सबसे बड़ी। एक तो आपकी जो है भीमा हो गई है ना, और जो दूसरी है वो आपकी तुंगभद्रा है, तुंगभद्रा। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। और जो भीमा है उसको जो है हम लोग चंद्रभागा नाम से भी जानते हैं, और इसकी जो 2 सहायक नदियाँ वो आपकी क्रमशः सीना और नीरा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। पूछा गया है भारतीय रेलवे द्वारा विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर निर्मित किया गया है? अभी भी निर्माण कार्य चल रहा था, अभी निर्मित हो गया है। तो इसका ऑप्शन दे रखा है चिनाब नदी, झेलम नदी, सतलज नदी और या फिर सिंधु नदी। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका है ऑप्शन नंबर ए, चिनाब नदी। ये ब्रिज जो है जम्मू कश्मीर में बना है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में बना हुआ है। ठीक है, JNK में। ठीक है, जम्मू कश्मीर, फिर से लिख देता हूँ, जम्मू एंड कश्मीर में ये
ब्रिज जो है वहाँ पे इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, तो भारत का जो चिनाब ब्रिज है, ये एफिल टावर आप लोगों ने सुना होगा, है ना। एफिल टावर जो है सबसे ऊंचा टावर है, तो उससे 35 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है? 35 मीटर, उससे भी ऊंचा है। तो ये विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल हो गया है। इसकी नदी तल से ऊंचाई लगभग जो है 359 मीटर है। और इस ब्रिज के बन जाने से अब क्या होगा कि कश्मीर घाटी जो है देश के बाकी हिस्सों से जुड़ जाएगी। तो अगर आपसे पूछा जाए भारतीय रेलवे द्वारा विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर निर्मित है, तो आप लोग बताएंगे चिनाब नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सूफी संत चिरागे दिल्ली के नाम से जाना जाता है? हिस्ट्री का क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन दे रखा है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख नसरुद्दीन महमद, या फिर आपका शेख अहमद सरहिंदी। तो जो इसका ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही जवाब है, शेख नासिरुद्दीन महमूद। इनको जो है हम लोग जो है चिरागे दहलवी या फिर चिरागे दिल्ली के नाम से जानते हैं। ये कौन थे? ये जो है 14वीं शताब्दी के रहस्यवादी कवि और चिश्ती सिलसिला के सूफी संत थे। इनको जो है रोशन चिरागे दिल्ली का खिताब दिया गया था। ठीक है, रोशन चिरागे दिल्ली, इस खिताब से इनको नवाजा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लिखित हुड्डी के स्वरूप की परिभाषा बताता है? ऑप्शन दे रखा है राजा द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया परामर्श, या फिर विनिमय पत्र, प्रतिदिन का लेखा जोखा अंकित करने वाला बही, सामंत द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया आदेश। तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका जो सही जवाब है वो आपका है ऑप्शन नंबर बी, विनिमय पत्र। उत्तर हर्षकालीन में स्रोतों में प्रायः हुंडी शब्द का जो प्रयोग मिलता है, इसे हम लोग विनिमय पत्र के नाम से परिभाषित करते हैं। यह एक लिखित विपत्र होता था जिस पर लिखने वाले के साइन होते थे और उसमें बिना शर्त आदेश दिया जाता था कि इस विपत्र के धारक को अंकित व्यक्ति को, जिसके पास ये विपत्र होता या फिर जिस व्यक्ति का नाम उस पत्र पे लिखा होता, उसको जो उसमें अंकित धनराशि दे दी जाए। ठीक है, यह प्राचीन काल के उत्तर भारत में प्रसिद्ध था। और मैं आपको एक यहाँ पे विशेष चीज़ बता देता हूँ कि हुड्डी के बारे में तो आप लोग जान गए कि यह विनिमय पत्र होता था। इसके अलावा एक स्वर्ण सिक्का चलता था जिसे हम लोग हुत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, और हुड़ जो थे इसी हुंडी सागा के लोग थे। चीन के हुन्नान में ये लोग बसे हुए थे हुड़, और चीन में बसी हुई अभी इस जाति को हम लोग हायान के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने सुन रखा होगा चाइना में हायान जाति अभी भी है। ठीक है, तो ये आपका जो है पता चल गया आपको, हुंडी को जो है हम लोग विनिमय पत्र कहते थे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। पूछा गया है मौर्य साम्राज्य के कंटक शोधन न्यायालय को आधुनिक समय में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, काफ़ी सारे ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे आपका व्यापारिक न्यायालय, फौजदारी न्यायालय, दीवानी न्यायालय, या फिर विश्वविद्यालय। तो विश्वविद्यालय तो बिल्कुल नहीं होगा चूंकि हम लोग न्यायालय की बात करते हैं। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो मैं आपको बता दूँ, मौर्य साम्राज्य का न्याय प्रशासन बिल्कुल ही अलग था। उसमें जो है आपका जो सबसे छोटा न्यायालय होता था वो ग्राम न्यायालय होता था। इसमें क्या होता था, इसमें ग्राम वृद्धों के साथ मिलकर न्याय करते थे। और भी बहुत सारे न्यायालय होते थे, जैसे आपका संग्रहण न्यायालय हो गया, द्रोण मुक्त न्यायालय हो गया, स्थानीय न्यायालय हो गया, जनपद न्यायालय हो गया, और आपका जो है मेन था पाटलिपुत्र का केंद्रीय न्यायालय। ठीक है, अब इसमें क्या होता था, इसमें जो सबसे उच्च न्यायालय होता था वो राजा का न्यायालय होता था। ठीक है, ग्राम न्यायालय और राजा के न्यायालय को छोड़कर बाकी अन्य सभी न्यायालय को 2 हिस्सों में बांटा गया था। एक आपका क्या होता था, धर्मस्थीय न्यायालय। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा, धर्म स्थीय न्यायालय, है ना। इसको जो है हम लोग क्या कहते थे, ये आपका दीवानी न्यायालय होता था। और दूसरा आपका होता था कंटक शोधन। ठीक है, जो कि लिखा हुआ है और आपसे पूछा भी गया है, कंटक शोधन। तो कंटक शोधन न्यायालय जो होता था इसको हम लोग क्या कहते थे, फौजदारी न्यायालय, है ना।
फौजदारी न्यायालय, यही आपसे इसमें पूछा भी गया है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी में फौजदारी न्यायालय लिखा मिल जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा कंटक शोधन का फौजदारी न्यायालय। अब धर्मस्थी न्यायालय यानी कि दीवानी न्यायालय में क्या होता था, यह दीवानी मामलों से संबंधित न्यायालय था। इसके जो न्यायाधीश होते थे उसको हम लोग क्या बोलते थे, धर्मस्थ, है ना, ध्यान दे लीजिएगा, धर्मस्थ बोलते थे इसके न्यायाधीश को, या फिर हम लोग व्यवहारिक भी कह सकते हैं उन्हें, है ना, व्यवहारिक, धर्मस्थ कहते थे या फिर व्यवहारिक कहते थे। और जो कंटक शोधन यानी कि फौजदारी न्यायालय होता था, यह व्यक्ति और राज्य के बीच के विवादों का निपटारा इन्हीं न्यायालयों में होता था, है ना। इनके जो न्यायालय के न्यायाधीश होते थे उन्हें हम लोग जो है प्रदेष्टा बोलते थे। मैं लिख देता हूँ, नोट कर लीजिएगा, प्रदेष्टा, ठीक है। और अशोक जो थे, अशोक के समय जो जनपद का मुख्य न्यायाधीश होता था उसे जो है रज्जुक बोलते थे, है ना। ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछा गया था। और नगर का जो मुख्य न्यायाधीश होता था उसे व्यवहारिक बोलते थे, ठीक है। तो आपको पता चल गया कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय था। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सामवेद ग्रंथ है, किस चीज़ का ग्रंथ है, चिकित्सा का, मंत्रों का, या फिर प्राचीन भारतीय इतिहास का, या फिर यज्ञ संबंधी विधि विधान का। तो आप लोगों को ग्रंथों के बारे में पता ही होगा कि 4 ग्रंथ होते हैं, उनमें से एक सामवेद भी है। तो सामवेद मतलब साम का अर्थ होता है गान, ठीक है, साम का अर्थ होता है गान। तो आपको इसी से एहसास हो जाना चाहिए कि यह जो है मंत्रों का ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो भाई सामवेद मंत्रों का ग्रंथ है और इसमें जो है संकलित मंत्रों को देवी देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है। निम्नलिखित में से भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुस्लिम शासक कौन था। 3 कंडीशन है, प्रथम होना चाहिए, तुर्की होना चाहिए, मुस्लिम होना चाहिए और शासक होना चाहिए, ठीक है। प्रथम तुर्की मुस्लिम शासक कौन था भारत पर आक्रमण करने वाला। ऑप्शन दे रखे हैं, सुबुद्दीन, महमूद गजनवी, अलप्तगीन या फिर मोहम्मद बिन कासिम। ये चारों ऑप्शन इसी में क्लियर कराऊंगा मैं, ठीक है। तो जो अलप्तगीन की हम लोग बात कर लें तो ये क्या था, यह एक तुर्क सरदार था जिसने गजनी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, यानी कि गजनी में यामिनी वंश की स्थापना की थी, ठीक है। और 1977 ईस्वी में क्या हुआ था, अल्पतगीन ने जो है इसके दामाद ने, ठीक है, इसके दामाद ने, यानी इसके दामाद मतलब सुबुक्तगीन, अल्पतगीन का दामाद जो था सुबुक्तगीन था, ठीक है। इसने क्या किया था, इसने गजनी पर अधिकार कर लिया और गजनी पर अधिकार करने के बाद में इसने भारत पर आक्रमण किया। तो ये जो है पहला ऐसा शासक था जो भारत पर आक्रमण करता है जो कि तुर्की मुसलमान शासक था, ठीक है। तो आपसे पूछा भी यही गया है कि निम्नलिखित में से भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुस्लिम शासक कौन था। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए है, सुबुद्दीन जो है प्रथम तुर्की मुस्लिम शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। और ये कौन था, अलप्तगीन का दामाद था। तो ये 2 ऑप्शन आपको क्लियर हो गए, ठीक है। अब हम आपको एक चीज़ और बता दें, ये भी प्रश्नों में घुमा फिरा के पूछ लेता है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरबी मुस्लिम शासक कौन था। तो प्रथम अरबी मुस्लिम शासक की बात करें तो मोहम्मद बिन कासिम था, ठीक है। ये क्या था, प्रथम अरबी मुस्लिम शासक था जिसने कि भारत पर आक्रमण किया था। तो ये तीनों ऑप्शन क्लियर हो गए। महमूद गजनवी की बात कर लें तो महमूद गजनवी के बारे में आपको बता देता हूँ। महमूद गजनवी क्या था, सुबुद्दीन ने जब भारत के हिंदुशाही राजवंश के शासक जयपाल पर 2 बार आक्रमण किया था लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था। लेकिन जब इसका पुत्र यानी कि महमूद गजनवी, ठीक है, सुबुद्दीन का पुत्र कौन था, महमूद गजनवी, इसने जब उसकी गद्दी पकड़ी यानी कि जब वह उसका उत्तराधिकारी बना तो इसने भारत पर काफ़ी हद तक जो है सफलता पा ली थी। काफ़ी जगह पे इसने जो है अपना राज्य प्रसार जो है फैला लिया था। तो चारों ऑप्शन आपको क्लियर हो गए। आपको ये भी पता चल गया कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुस्लिम शासक कौन था, वो था आपका सुबुद्दीन। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरबी मुस्लिम शासक कौन था तो आपका मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। तो 2 प्रश्न यहाँ से आपके क्लियर हो गए। तो लास्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। आगरा शहर बहुत ही फेमस है आपके उत्तर प्रदेश में। तो उसमें ऑप्शन में देख लेते हैं, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी या फिर फिरोज तुगलक या फिर खिज्र खां। तो आगरा शहर की बात करें तो आगरा शहर को सिकंदर लोधी ने सन 1504 ईस्वी में
बसाया था। ठीक है, आगरा मुगल साम्राज्य का जो है बहुत ही फेवरेट जगह थी, वो लोग बहुत चाहते थे आगरा को। और आगरा जो है आगरा में जो है तकरीबन 1526 से 1658 तक आगरा जो है ये मुगल साम्राज्य की राजधानी रही थी। तो आप लोगों को पता चल गया कि आगरा शहर की स्थापना जो है सिकंदर लोधी जी ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों से फिर मुलाकात होगी कुछ अच्छे प्रश्नों के संग्रह के साथ में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जो लोग नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे।